जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज आप लोगों को मैं ब्रह्मांड की सैर कराऊंगा। ब्रह्मांड की सैर कराते समय आप लोगों को बताऊंगा सौर मंडल क्या है, जो ब्रह्मांड का स्वरूप है। सौर मंडल के बाद में आप लोगों को हीलियम और अन्य हल्के तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व क्या है, फिर परमाणुओं का गठन क्या है, ब्रह्मांड के अस्तित्व में इसका क्या भागीदारी है, मंदाकिनियों का जन्म कैसे हुआ, तारों का जन्म कैसे हुआ और सूर्य क्या है, इस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे, आपको डिटेल टू डिटेल जानकारी देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सूर्य और उसके चतुर्दिक अंडाकार कक्ष में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के मंडल को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का केंद्र सूर्य में स्थित है। सौर मंडल के ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। आंतरिक मतलब अंदर की जो परत है, इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह आते हैं। इनका आकार छोटा किंतु घनत्व तो अधिक होता है। अब हम अगर बाहरी परत की बात करें तो इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो सम्मिलित किए जाते हैं। इनका आकार बड़ा हुआ, घनत्व कम होता है। अब अगर हम बात करते हैं हीलियम और अन्य हल्के तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, हमारे पृथ्वी में इनका अस्तित्व क्या है। महाविस्फोट के करीब 100 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान 1 अरब केल्विन रह गया। इस तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे शक्तिशाली नाभिकीय बल के आकर्षण को तोड़ सके। अतः उन्होंने मिलकर ड्यूटेरियम भारी हाइड्रोजन के नाभिकीय बनने के प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं और अधिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों के साथ मिलकर हीलियम के नाभिकीय तत्व का निर्माण करते हैं। तदंतर लिथियम और बेरिलियम जैसे अपेक्षाकृत भारी तत्वों की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं परमाणुओं को गठन कैसे हुआ। महाविस्फोट के केवल कुछ घंटों के भीतर ही हीलियम और अन्य तत्वों का बनना रुक गया। इसके बाद करीब 10 लाख वर्षों तक बिना किसी खास घटना के ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा, लेकिन इस दौरान तापमान में गिरावट जारी रही और यह 6000 डिग्री केल्विन पर आ गया। सूर्य की तापमान के बराबर इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नाभिकों को इतनी ऊर्जा नहीं रह गई कि वे आपसी विद्युत चुंबकीय बल का अतिक्रमण कर सके। तब उन्होंने मिलकर परमाणुओं का गठन करना शुरू कर दिया। यह रही परमाणुओं के गठन की जानकारी। अब हम बात करते हैं मंदाकिनियों का अस्तित्व क्या है। मंदाकिनियों शब्द अरबों खरबों तारों की उस योजना के लिए प्रयोग में आता है जिसे पाश्चात्य ज्योतिषी में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा मिल्की वे भी एक मंदाकिनी है। आकाश गंगा के बाद अथवा विश्व में अरबों मंदाकिनियां हैं। सृष्टि में तरह तरह की मंदाकिनियां हैं। कुछ मंदाकिनियां सर्पिल आकार की हैं तो कुछ अंडाकार और कुछ अनियमित आकार की हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी सर्पिल आकार की है। इसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें करीब 150 अरब तारे हैं। तारों की तरह मंदाकिनियों के भी अपने समूह हैं। इनके एक समूह में हजारों मंदाकिनियां हो सकती हैं। सिंह राशि में ये इंटरेस्टिंग चीज, सिंह राशि में लगभग 300 मंदाकिनियों का समूह है। हमारी आकाश गंगा जिस स्थानीय समूह की सदस्य है उसमें करीब 20 मंदाकिनियां हैं। आकाश गंगा के बराबर की सबसे नज़दीक की देव यानी मंदाकिनी है, हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 20 लाख प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। खगोलीय पिंडों ने विश्व में कई हजार मंदाकिनी समूह की खोज की है। मंदाकिनियों हमसे दूर भाग रही हैं। दूर भागने की मंदाकिनी अधिक तेजी से प्रकाश के 3/4 वेग से अधिक तेजी से दूर भाग रही है हमसे। क्या समूचे ब्रह्मांड का पदार्थ घनत्व के केवल मंदाकिनियों, तारों और ग्रहों आदि उपग्रहों के द्रव्यमान द्वारा ही निर्धारित होता है? वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं में देते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ की मौजूदगी है जो अदृश्य है और ब्रह्मांड का 90 या 95 द्रव्यमान इसी अदृश्य पदार्थ के कारण है। वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर नाम दिया है। शायद डार्क मैटर ब्लैक होल से नहीं बना बल्कि अज्ञात एवं अत्यंत हल्के किस्म के कणों द्वारा ही डार्क मैटर की रचना हुई है। नासा के उपग्रह WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव अरिस्ट्रोपी प्रोब द्वारा 2006 में प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड में डार्क मैटर 70%, एनर्जी 25%, डार्क
मतलब 70% डार्क एनर्जी और 25% डार्क मैटर तथा 4% मंदाकिनियाँ, तारे, ग्रह व उपग्रह आते हैं। ये तो रही मंदाकिनियों की जानकारी। अब हम जानते हैं तारों का जन्म कैसे हुआ। समय बीतने के साथ साथ मंदाकिनियों में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम छोटे छोटे बादलों में विभक्त हो गए। अपने गुरुत्व बल के कारण ये भी सिकुड़ने लगे। सिकुड़ने के कारण इनके परमाणुओं में आपस में टकराव होने लगा तो गैस का तापमान बढ़ने लगा और इस प्रकार क्रमश तापमान इतना अधिक बढ़ गया कि नाभिकीय संलयन मतलब फ्यूजन की अभिक्रिया शुरू हो गई। इससे हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलते गए और इस अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा से दबाव बढ़ने लगा, जिससे बादलों का संकुचन रुक गया। गैसीय बादल जब ऐसी दीर्घकाल स्थिति में पहुंचते हैं तब वे तारे बन जाते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य, इन तारों में हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदलती रहती है। इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में बाहर आती है। अब हम जानते हैं सूर्य क्या है। सूर्य संपूर्ण ग्रहों का केंद्र है। इसके अतिरिक्त सौर मंडल में अन्य कोई तारा नहीं है, जिस कारण सौर मंडल को सूर्य का परिवार कहा जाता है। सूर्य का आकार अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। यह पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। इसका व्यास पृथ्वी की अपेक्षा 13,000 करोड़ गुना से अधिक है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन और इसके कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य में गुरुत्व आकर्षण शक्ति बहुत बड़ी है। इसका प्रभाव अन्य ग्रहों पर 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से होता है। इस तरह समय समय पर ज्वालामुखी के उद्भाव के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य अपने धुरी पर घूमता है पर अन्य ग्रह एवं तारों का परिभ्रमण नहीं करता। मंदाकिनियों के केंद्र से सूर्य की दूरी की अगर हम बात करें तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार 32,000 प्रकाश वर्ष है। 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य और उसके पड़ोसी तारे समान तौर से एक गोलाकार कक्ष में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इस गति से केंद्र से चारों ओर एक चक्कर पूरा होने में सूर्य को 25 करोड़ साल लगते हैं। एक चक्कर पूरा होने में सूर्य को 25 करोड़ साल लगते हैं। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्य सभी तारों की तरह सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा हुआ है। इसके आंतरिक भाग में होने वाले आणविक संघातों से इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक अनुमान के मुताबिक सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का 10 खरब पाउंड उपयोग करता है। इस दर पर यह हाइड्रोजन के अपने भंडार को लगभग 5 अरब वर्षों में समाप्त कर लेगा। 5000 वर्षों में समाप्त कर लेगा और एक रक्त दानव बन जाएगा। यह आकाश भयावह है, बहुत भयानक स्थिति है। रक्त दानव बनने पर सूर्य अपने व्यास का 100 गुना फूल जाएगा। जो सूर्य अभी इस स्थिति में है वह जब रक्त दानव की स्थिति में आएगा तो वह 100 गुना फूल जाएगा और उसकी रक्त वर्ण चमक 1000 गुना बढ़ जाएगी। क्षितिज के लगभग 25% भाग में सूर्य फैल जाएगा। इसके निकटतम ग्रह बुध और शुक्र पिघल जाएंगे। पृथ्वी से समुद्र सूख जाएंगे और पृथ्वी शीशे के ध्रुवांक के ताप के बराबर ताप कर उजड़ चट्टान बन जाएगी, मतलब एकदम उजड़ वीराना। पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सूर्य रक्त दानों के रूप में 10 करोड़ वर्ष रहेगा और धीरे धीरे अपने बाहरी अक्षदान के पतले कलवेर को छोड़ता हुआ समाप्त हो जाएगा। यह बारीक कलवेर धुंधला सफ़ेद बौना सूर्य हो जाएगा जो आज के मंगल के आकार से बड़ा नहीं होगा। इस छोटे तारे के चारों ओर राख हुई पृथ्वी चक्कर काटती रहेगी। साइंस विज्ञान देवी देवता भगवान से परे की चीज करता है। यह विज्ञान की थ्योरी है। विज्ञान का कहना है कि यह तत्व से निर्माण हुआ है, या तत्व खत्म हो जाएगा, इंसान का मानव जाति खत्म हो जाएगा, भगवान ईश्वर कुछ नहीं होता। यह एक विज्ञान की धारणा। अपना सनातन धर्म की अपनी अलग धारणा। सनातन धर्म विज्ञान से बहुत ऊंचे पर है, बहुत आगे है। तो विज्ञान को सनातन धर्म तक पहुंचने में कई हजारों नहीं कई करोड़ों साल लगेंगे। तो यह तो रही साइंस के मुताबिक जानकारी। क्या हमारा ब्रह्मांड है, क्या हमारा सौर मंडल है, क्या हमारे सौर मंडल में
अनेकों चीज़ें होती रहती हैं, क्या आकाशगंगाएं हैं और क्या मिल्की वेव है और क्या सूर्य है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,800 है किलोमीटर है, 3,84,800 किलोमीटर है और पृथ्वी के आकार का 1/4 है। इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का मात्र 17% है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका अधिकतम दिन का जो तापमान होता है 117 सेल्सियस होता है और रात्रि में इसका जो तापमान होता है 180 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 100 गुना कम है और इसका औसत घनत्व 3.5 घन सेंटीमीटर है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा की परिभ्रमण अवधि और घूर्ण अवधि दोनों बराबर 27.3 दिन की है, मतलब 27.3 दिन की है। अतः हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं नंगी आँखों से। हम चंद्रमा का जो भाग देखते हैं उसमें चमकीली और गहरी पट्टियाँ दिखाई देती हैं। अक्सर चमकने वाला भाग पहाड़ों और ऊंचे पठारों का है जो सूर्य का प्रकाश पाते हैं गहरा दिखने लगता है। भाग नीची भूमि है जिसको कभी समुद्र समझा गया था और उसी के अनुसार नाम भी दिया गया था। यद्यपि चंद्रमा पर पानी नहीं है। उल्का नक्षत्रों से होने वाले दाब के कारण इसमें गड्ढे बने हैं। इन गड्ढों का आकार अलग अलग है। समुद्रों की कमी को पूरा करने के लिए चंद्रमा में ऊंची ऊंची चोटियां वाले पहाड़ हैं जिसमें अधिकांश 6,000 मीटर तक ऊंचे हैं। इनमें सबसे ऊंचा लिनवीज पहाड़ है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास है और इसकी ऊंचाई 10,600 मीटर है जो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो दोस्तों यह तो रही हमारे सौर मंडल की जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे वीडियो के मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय